आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एनालिसिस। किसका? मास्टर कैडरे केमिस्ट्री। जो पेपर हमारा 2020 में अभी आके हटा है रिसेंटली, उसके अंदर जो क्वेश्चंस आए हैं एक तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे, प्लस किस तरह से क्वेश्चंस आए हैं, कौन से टॉपिक हमारे इतने इंपॉर्टेंट रहे हैं जिनमें से क्वेश्चंस हमारे बने हैं, प्लस कौन से चैप्टर्स हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ जो है वो आज के टॉपिक में कराया जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है एनालिसिस। एक तरह से वो एनालिसिस है, एनालिसिस ऑफ मास्टर कैडरे केमिस्ट्री 2020, जो रिसेंटली अभी पेपर हुआ है। तो देखिए, अब जैसे कि आपने पेपर देखा होगा, पता भी है सबको कि जो केमिस्ट्री है वो बेसिकली 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है, ठीक है ना। एक है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है जी, एक होती है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड थर्ड इज योर फिजिकल केमिस्ट्री। तो हमारे पास जो पेपर पैटर्न बनता है वो इन तीनों में से बनता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल, वैसे तो तीनों इक्विवेलेंट हैं, कहने का मतलब तीनों पार्ट्स में से इक्वल मार्क्स का आता है, डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स की इक्वली होती है। अगर 150 नंबर का आपका पेपर है, 50 का आपका मैथ्स है, 50 की आपकी फिजिक्स है और 50 की रही वो आपकी केमिस्ट्री है, तो 50 के अंदर ऐसे डिवाइड होगा कि 1/3, 50 का 1/3 ऑर्गेनिक में से होगा, 1/3 इनऑर्गेनिक में से होगा और 1/3 फिजिकल में से। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन जो है वो ऊपर नीचे हो जाएं, हो सकता है ऑर्गेनिक के 2 क्वेश्चन प्लस में चले जाएं, इनऑर्गेनिक के कम हो जाएं, या फिजिकल के प्लस में हो जाएं या माइनस हो जाए, वो ऊपर नीचे चलता रहता है। पर जब हम तैयारी करते हैं तो ये बात हमें माइंड में रखनी होती है कि तीनों ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, तीनों को हमने इक्वली टाइम देना है। तो अब जो हम बात करेंगे, सबसे पहले वो बात कर लेते हैं हम फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। आज का जो टॉपिक ऑफ कंसर्न रहेगा वो रहेगा फिजिकल केमिस्ट्री, कि फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम ऐसे कौन से टॉपिक्स उठाएं जहां से 99% प्रोबेबिलिटी बनती है हमारे टॉपिक क्वेश्चन। हाँ जी, तो अब जैसे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल 3 पार्ट्स हो गए हमारे पास। अगर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या है, 50 मार्क्स की केमिस्ट्री आने वाली है हमारे पास। अगर आप नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हो और आपका इंटरेस्ट मैथ्स में ज्यादा रहा है, तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि आप मैथ्स और फिजिक्स को अच्छे से अटेम्प्ट कर लोगे। केमिस्ट्री थोड़ी बहुत हो सकती है आपको टिपिकल लगे, क्योंकि केमिस्ट्री का मेनली जो कॉम्बिनेशन, वैसे तो नॉन मेडिकल के साथ भी है, बट मेडिकल के बच्चों को का इंटरेस्ट ज्यादा होता है केमिस्ट्री में, कहने का मतलब। तो कोई बात नहीं, अगर आपके मैथ्स और फिजिक्स अच्छे से प्रिपेयर हैं तो केमिस्ट्री के अंदर भी आपका फिजिकल केमिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जो आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हमारे न्यूमेरिकल आने के चांस होते हैं, और वो किससे रिलेटेड होते हैं? मैथ्स से ही तो रिलेटेड होते हैं। तो वो बच्चे जिन्हें केमिस्ट्री थोड़ी टिपिकल लगती है एज कंपेयर टू फिजिक्स एंड मैथ्स, और जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो सारी केमिस्ट्री ही करेंगे। ऑर्गेनिक को स्किप कर सकते हो, इनऑर्गेनिक जस्ट थ्योरेटिकल पार्ट है और फिजिकल तो मैथमेटिकल पार्ट ही होता है, तो आप फिजिकल इजिली कर सकते हो। रही बात अब बायोलॉजी के स्टूडेंट्स की, तो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए केमिस्ट्री कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनकी जूलॉजी और बॉटनी में भी कहीं ना कहीं कंसर्न उनका थोड़ा बहुत केमिस्ट्री से होता ही है। तो वो लोग तो इजीली आपका ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, वो फिजिकल उनको हो सकता है कि थोड़ी फिजिकल में दिक्कत आ जाए, क्योंकि मेडिकल के स्टूडेंट्स के पास मैथ्स नहीं होता है, तो फिजिकल वो लोग स्किप कर सकते हैं, वो फिजिकल स्किप कर सकते हैं। तो उनके लिए बेटर ऑप्शन क्या हो जाती है फिर? ऑर्गेनिक हो जाती है और इनऑर्गेनिक, इन दोनों को वो कैरी ऑन कर सकते हैं। तो इस तरीके के अंदाजे से भी आप जो है अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो कि हम तीनों पोर्शंस में से क्या जो आपका सबसे बेटर प्रिपेयर्ड है। हो सकता है कईयों को ऑर्गेनिक सबसे बेस्ट लगती है, तो वो अपनी ऑर्गेनिक की प्रिपरेशन नंबर 1 रखें। फिर हो सकता है कईयों की इनऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन होती है, कईयों की फिजिकल केमिस्ट्री होती है। तो ये लोग आप खुद ही मैनिपुलेट कर सकते हो कि हमें किसकी तैयारी किस तरीके से और कितना टाइम देना है इन तीनों पार्ट्स को। तो चलिए, अब बिना टाइम गवाए हुए अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले एनालिसिस अपने फिजिकल केमिस्ट्री के एग्जाम की, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री, देखिए फिजिकल केमिस्ट्री, जैसे कि अभी मैंने बात की थी कि फिजिकल केमिस्ट्री ना बहुत हद तक हमारा मैथमेटिकल कंसेप्ट्स के साथ रिलेटेड होती है। क्यों? क्योंकि इसके साथ हमारे न्यूमेरिकल आ जाते हैं। वो भी हम देखेंगे कि न्यूमेरिकल्स कौन से टॉपिक्स में से आते हैं, किस तरह के आते हैं, कैसे चांसेस होते हैं, किस तरह के न्यूमेरिकल आने के चांसेस होते हैं, ये सब कुछ, ठीक है जी।
तो फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। ठीक, अब जो मैं फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स लूंगी वो दोनों क्लासेस में से लूंगी, दैट मीन्स 11th एंड 12th दोनों के होंगे वो। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फर्स्ट सॉलिड की, सॉलिड स्टेट, हमें पता है ना 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं। सॉलिड स्टेट की बात करते हैं सबसे पहले। एक होती है सॉलिड स्टेट, नंबर 2 इज लिक्विड स्टेट एंड नंबर 3 इज गैसियस स्टेट। तो सॉलिड स्टेट की बात सबसे पहले करते हैं। 12th क्लास का चैप्टर नंबर 1 है ये आपके पास, सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट के अंदर क्या आता है, क्या सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ये बात है। तो सबसे पहले सॉलिड स्टेट में जो चीज आपको नहीं छोड़नी है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, मतलब कहने का मतलब जिसके अंदर 90% क्वेश्चन आने के चांस हैं, वो है डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स, ठीक है जी, डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। तो डिफेक्ट्स पता है ना, डिफेक्ट्स तो आप सबको 2 तरह के डिफेक्ट्स होते हैं बेसिकली, वैसे 3 तरह के होते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स होते हैं, प्लस आगे उनके पार्ट्स भी होते हैं हमारे पास, स्कॉटकी डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट। फिर आपके नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में आ जाते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट आ जाता है, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट आ जाता है, लाइक दिस। ठीक है, इम्प्योरिटीज डिफेक्ट में पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ऑल दीज, ये सारे आपके डिफेक्ट्स के अंदर आ जाते हैं। तो डिफेक्ट्स के अंदर क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे भी बनते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है जो मोस्टली, मतलब बहुत, ये कह लो कि मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है, और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। तो क्वेश्चन है डेंसिटी के बेस पे कि बताइए जी ऐसा कौन सा डिफेक्ट है जिसकी आफ्टर डिफेक्ट डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो ये हम सबको पता होगा, आई होप आप सबको पता होगा, उसका आंसर है स्कॉटकी डिफेक्ट। ठीक है, स्कॉटकी डिफेक्ट, इसके अंदर जो डेंसिटी है आफ्टर डिफेक्ट जो है वो डिक्रीज हो जाती है। रीजन बीइंग कि इस डिफेक्ट के अंदर नंबर ऑफ कैटायंस एंड अनायंस इक्वल रेशो में मिस हो जाते हैं, स्किप हो जाते हैं क्रिस्टल से, दैट्स व्हाई उसकी डेंसिटी पे फर्क पड़ता है, वो कम हो जाती है, लाइक दिस। या फिर ये आ सकता है कि बताइए ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो दोनों तरह के डिफेक्ट शो करता है, लाइक स्कॉटकी डिफेक्ट भी शो करता है और एक होता है हमारा फ्रेंकल डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक्स की अगर मैं बात करूं, बताइए कौन सा कंपाउंड है। 4 ऑप्शंस आपको दे दिए जाएंगे, तो उनमें से एक कंपाउंड एक ये भी होगा, सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr। तो ये एक ऐसा कंपाउंड है जो दोनों तरह के डिफेक्ट्स शो करता है। तो इस तरह के कुछ भी बन सकते हैं आपके पास, ठीक है। तो और एक और पूछा जा सकता है, जैसे ग्रुप 14 का कोई मेंबर है, ग्रुप 14 हमें पता है कौन सा है ग्रुप 14। ग्रुप 14 के मेंबर के अंदर अगर आप ग्रुप 13 का कोई मेंबर इंक्लूड करते हो, या फिर ग्रुप 14 के मेंबर के अंदर अगर आप ग्रुप 15 का मेंबर ड्रॉप करते हो, तो किस तरह का सेमीकंडक्टर आपके पास बन सकता है, या फिर किस तरह का इंप्योरिटी डिफेक्ट आपके पास बन सकता है। इट मे बी आइदर पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर, लाइक दिस। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो सारे आपके डिफेक्ट्स में कवर हो जाते हैं। इसीलिए हम यहां बोल रहे हैं कि डिफेक्ट्स को आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि डिफेक्ट्स जो है वो सॉलिड स्टेट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। इसके अलावा सॉलिड स्टेट की बात कर रहे हैं, इसके अलावा अगर हम अब फिजिकल केमिस्ट्री है ना हमारी, डेंसिटी की बात कर लेते हैं। डेंसिटी के ऊपर सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है, डेंसिटी निकालना। और डेंसिटी सॉलिड क्रिस्टल की कैसे निकलती है, अगर ये मेरा डेंसिटी का सिंबल है, दैट इज इक्वल टू Z इंटू M A³ इंटू एवोगैड्रो नंबर। ये एटॉमिक मास है, ये मॉलिक्यूलर मास है, ये नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल हैं, ये एज लेंथ है और ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है। तो डेंसिटी भी पूछी जा सकती है सिंपली। आपके पास नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल पता होंगे, एज लेंथ पता होगी, एवोगैड्रो नंबर हम सबको पता है, मॉलिक्यूलर मास भी गिवन हो सकता है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डेंसिटी निकालनी होगी, लाइक दिस। तो कहने का मतलब एक डेंसिटी टॉपिक है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और है कुछ नहीं उसमें, उसके अंदर सिंपल बस एक न्यूमेरिकल है। उसी न्यूमेरिकल की अगर आपको सारी वैल्यूज पता होंगी, तो जो एक पर्टिकुलर वैल्यू आपको बतानी होगी वो इजिली आप बता सकते हो। तो ये बात होगी आपकी डेंसिटी की, ठीक है।
डेंसिटी एंड डिफेक्ट्स के अलावा रेडियस ऑफ कटायन टू अनायन भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपको पैरामीटर्स दे दिए जा सकते हैं, जैसे कि क्यूबिक है, क्यूबिक के अंदर आपको पैरामीटर्स दे दिए, जैसे ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा है। तो बताइए कौन सा क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा, कौन होगा ये? तो ये होता है हमारा क्यूबिक क्रिस्टल। ठीक है, इस तरह के भी आ सकते हैं। तो ये सब कुछ, ये तो बात हो गई हमारी सॉलिड्स की। फिर हम अगला चलते हैं अपना सॉल्यूशंस। ठीक है जी। अब सॉल्यूशंस के अंदर क्या है? सॉल्यूशंस के अंदर सबसे पहली बात तो हम उसी टॉपिक की करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें तो सॉल्यूशंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैसे तो सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है, ऐसी बात नहीं है, पेपर कहीं से भी आ सकता है, लेकिन जिसका हमें लगता है चांसेस होते हैं जिसके अंदर से क्वेश्चंस आने के, वो चीज। तो सॉल्यूशंस का सबसे इंपॉर्टेंट अगर है कुछ तो वो है आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, जो आपने करना ही करना होता है। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी आप लोगों को पता होगा, 4 तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? वो प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करती हैं हमारी नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे, बजाय कि उनके नेचर पे डिपेंड करने के। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगी, ठीक है जी। सेकंड हो गई आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर। थर्ड होगी आपकी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का राइज हो जाना। जब भी आप सॉल्वेंट के अंदर कोई सोल्यूट ऐड करते हो वो सोल्यूशन बन जाता है, फिर उसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाता है, बढ़ जाता है। सिमिलरली फ्रीजिंग पॉइंट में उल्टा हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, मतलब कम हो जाता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। या तो क्वेश्चन जो इनके एक्सप्रेशंस हैं उनमें से पूछा जा सकता है, या फिर डायरेक्ट न्यूमेरिकल आ सकता है। जैसे रिलेटिव लोअरिंग की अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या है? P नॉट माइनस P बाई P नॉट इज इक्वल टू N2 बाय N1, ये है इसका। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स पे सीधा डिपेंड करता है। ऑस्मोटिक प्रेशर की अगर हम बात करें, पाई इज इक्वल टू क्या है? CRT है हमारे पास। ठीक, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू मोलैलिटी है। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी है। तो देखिए 4 ये सबके माइंड में होते हैं, ये जिनको भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पता है उनको ये फॉर्मूलाज भी पता है। तो देखो, या तो जनरल आपका न्यूमेरिकल आ जाएगा कि आपको दिया होगा वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का गिवन होगा, सॉल्यूशन का निकालना होगा, नंबर ऑफ मोल्स गिवन होंगे आपको, या इस तरीके से कुछ भी, किसी भी न्यूमेरिकल कोई भी पैरामीटर्स आपको गिवन होंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो हमें निकालना होगा। या फिर जो मैक्सिमम क्वेश्चन देखे गए हैं वो इनमें से भी देखे गए हैं। डायरेक्ट ये पूछने की बजाय, कि न्यूमेरिकल पूछने की बजाय ये भी पूछ लिया जाता है कि बताइए रेशो ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय दिस वन, इसको बोलते हैं एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट बाय KB, किसके इक्वल होगा? ये भी पूछ लिया जाता है, बताइए वो किसके इक्वल होगा? तो देखकर बता सकते हो ऑब्वियसली वो किसके इक्वल होगा? मोलैलिटी के। 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, जैसे मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, तो उसका आंसर आ जाएगा मोलैलिटी। सिमिलरली पूछा जा सकता है कि जो एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर जो कांस्टेंट आता है, डिप्रेशन कांस्टेंट आता है, उसको क्या बोलते हैं? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये सब कुछ चीजें जो हैं, ये सब कुछ भी आ सकता है। मतलब एक बार अगर आपको फॉर्मूलेस पता हो ना तो आप इजीली बता सकते हो, चाहे कैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए। तो आइडेंटिफिकेशन आपको आनी चाहिए कि फॉर्मूलाज में हमें क्या क्या गिवन है, प्लस मैथमेटिकल वैल्यूज तो देखो इजीली निकल जाएंगी अगर आपको पता है। बस ये भी पता होना चाहिए कि आपका एक्सप्रेशन है उसके अंदर क्या क्या टर्म्स हमें गिवन है, क्या क्या होती हैं वो टर्म्स। ठीक है, लाइक दिस। तो ये सब कुछ जो है वो आपका सॉल्यूशंस के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आने के चांसेस होते हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अलावा और क्या हो सकता है इसके अंदर? और आपके आ सकते हैं रोल्स लॉ, हेनरीज लॉ, गैसेस के बारे में, ये सारे।
तो ये सब चीजें इनके ऊपर भी पूछा जा सकता है, आइदर इनका रिलेशन पूछा जा सकता है या फिर इनके अंदर से कोई भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है। तो ये चीजें हो गई आपकी सॉल्यूशंस की। एक और चीज, वेपर प्रेशर के बारे में भी क्वेश्चंस बड़े बनते हैं इसके अंदर। वेपर प्रेशर की, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ये है, सॉल्यूट डाल दिया, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा, लाइक दिस ऑल दैट। तो ये बात हो गई आपके सॉल्यूशंस की। तो ये तो सॉल्यूशंस का हो गया। नेक्स्ट चलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वही, क्योंकि जब भी मैं चैप्टर का नाम लिख रही हूं उससे पहले जो वेरी फर्स्ट टॉपिक मैं यहां बता रही हूं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब उसके अंदर से क्वेश्चन आने के चांस मैक्सिमम है। तो वो है आपकी नर्नेस्ट इक्वेशन। ठीक है, नर्नेस्ट इक्वेशन। नर्नेस्ट इक्वेशन आपको रिडक्शन पोटेंशियल गिवन होगा, कंसंट्रेशन वैल्यूज गिवन होंगी, आपको सिंपल आपको फॉर्मूला के अंदर पुट करना होगा अपनी वैल्यूज जो गिवन होगी और आपका आंसर आ जाएगा। मेनली रिडक्शन पोटेंशियल ही पूछा जाता है। नर्नेस्ट इक्वेशन के अलावा इसके अंदर आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सबको पता होगा, जिसके अंदर हम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेते हैं। जिंक सल्फेट के अंदर जिंक की इलेक्ट्रोड रखते हैं, कॉपर सल्फेट के अंदर कॉपर की फिर केमिकल रिएक्शन होती है, लाइक दिस। ठीक है, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, बैटरीज के बारे में पढ़ सकते हो। वो है हमारे पास, ये भी +2 का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 के लास्ट में गिवन है हमारे पास। लेड स्टोरेज बैटरी है और इसके अलावा फ्यूल सेल है हमारे पास, लाइक दिस ऑल दिस। लिथियम बैटरी है हमारे पास। तो ये सब चीजें आ सकती हैं। और कोरोजन के बारे में भी कुछ पूछ सकते हैं, रस्टिंग के बारे में पूछ सकते हैं, कैसे प्रिवेंट करोगे रस्टिंग को, कैसे प्रिवेंट करोगे कोरोजन को, इस मेटल के गल्वनाइजेशन क्या होता है, लाइक दिस ऑल दिस। तो ये सब पार्ट किस में आ जाता है आपका, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, देखिए केमिकल काइनेटिक्स के अंदर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर हो गया, मॉलिक्यूलैरिटी होगी, यूनिट्स हो गई। ठीक है, ये सब चीजें पूछी जाती हैं। और जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन में आता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पेपर में आता है वो आता है आपका न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बेस पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, प्लस टी हाफ की वैल्यूज भी बहुत पूछी जाती हैं, हाफ लाइफ पीरियड की। ठीक है, तो ये चीजें जो हैं, मतलब जब भी केमिकल काइनेटिक्स आप पढ़ने बैठोगे तो उसके अंदर आपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के जितने भी न्यूमेरिकल होंगे, जितने भी टाइप के कंसेप्ट्स होंगे वो सारे कर लेने हैं, क्योंकि उनके अंदर से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अच्छा क्वेश्चन जो है वो इसी में से बनता है, फर्स्ट ऑर्डर की जो रिएक्शन है उसके न्यूमेरिकल में से। इसके अलावा जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस हो गई, यूनिट्स के बारे में पूछ लिया, या फिर जैसे एक क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है कि जैसे रेट की वैल्यू गिवन है ये Ka/B, ए की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, बी की कंसंट्रेशन को हाफ कर दिया, तो बताओ नया रेट क्या होगा, लाइक दिस। ठीक है, ये चीजें भी पूछी जा सकती हैं। तो ये भी कंप्लीटली आपका न्यूमेरिकल बेस्ड पे है। तो न्यूमेरिकल्स पोर्शन जो है वो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर सबसे ज्यादा आता है। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है आपका फिजिकल एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन। फिजिकल एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन, ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन के अंदर से क्वेश्चन आ सकता है। इनका डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर के बेस पे क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा जो है वो कोलाइडल सॉल्यूशन में से कुछ पूछ सकते हैं, या फिर गोल्ड नंबर आ सकता है। गोल्ड नंबर के अलावा जो है आपका लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलाइड्स इसमें इंपॉर्टेंट हैं। और जो क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा गया है ना लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलाइड्स में से, वो ये है कि इन दोनों में से कौन सा एज अ प्रोटेक्टिव कोलाइड एक्ट करता है, तो वो कौन सा है, लायोफिलिक प्रोटेक्टिव कोलाइड। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो सरफेस केमिस्ट्री में से आ सकते हैं। इसके अलावा आपका इमल्शंस भी पूछा जा सकता है, लाइक दिस। ठीक है, ये बात हो गई आपकी सरफेस केमिस्ट्री की। तो सरफेस केमिस्ट्री में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके पास। फिर हम बात करते हैं अगली अपनी किसकी, गैसियस एंड लिक्विड स्टेट। गैसेस एंड लिक्विड स्टेट। तो गैसेस एंड लिक्विड स्टेट में से अगर मैं बात करूं गैसेस की, तो गैसेस के अंदर काइनेटिक एनर्जी गैस इक्वेशन ये जरूरी है। उसके अलावा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड,
और रूट मीन्स स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ये सारी चीजें इनके ऊपर से भी न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। अगर हम किसकी बात करें, गैसियस की बात करें तो ये हो गया। उसके अलावा वंडर वाली क्वेश्चंस पूछी जा सकती हैं, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, और जो इसकी एक्सटेंड करके बनती है वो वाली। और उसके अलावा लिक्विड्स के अंदर क्या पूछा जा सकता है, सरफेस टेंशन इंपॉर्टेंट है, सरफेस टेंशन हो गया, विस्कोसिटी हो गया, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन बोथ, सरफेस टेंशन भी विस्कोसिटी भी, ये चीजें जो हैं वो गैसियस एंड लिक्विड स्टेट में पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम बड़े वास्ट टॉपिक्स हैं, इनके अंदर आप लिमिटेड करके जा सकते हो क्योंकि इक्विलिब्रियम तो बहुत ही बड़ा चैप्टर है। तो उसमें से भी देखते हैं हम क्या क्या सिलेक्टेड कुछ टॉपिक्स हमारे पास हो सकते हैं। पहले थर्मोडायनेमिक्स का देख लेते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स का सबसे पहले तो है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत पूछा जाता है, बहुत क्वेश्चन इसके बीच में से आते हैं। पता भी होना चाहिए कि हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स लॉ है क्या, दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। इसी एक्सप्रेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपको 4 एक्सप्रेशंस दे दिए जाएंगे और पूछ लिया जाएगा कि बताइए इसमें से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कौन सा है, तो उसका आंसर ये होगा डेल्टा यू इज इक्वल टू Q प्लस डब्ल्यू, जहां डेल्टा यू हमारे पास क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, Q क्या है, हीट एब्जॉर्ब्ड, और W क्या है, वर्क डन। तो इसके ऊपर से ही बहुत क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसी एक्सप्रेशन के अंदर से ही बड़े क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके अलावा इसके अंदर एंट्रोपी के बेस पे क्वेश्चंस आते हैं। एंट्रोपी के अलावा इसमें रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके अलावा आप इसके अंदर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट भी पूछ सकते हैं, या फिर थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी पूछा जा सकता है, ऑल दिस। तो ये भी जो है बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भी न्यूमेरिकल्स के ही क्वेश्चंस ज़्यादा देखे गए हैं। जैसे बॉन्ड एनर्जीज की बात कर ली जाती है, बॉन्ड एनर्जी आपको कोई रिएक्शन दे दी जाती है और उसमें रिएक्टेंट्स की बॉन्ड एनर्जी भी गिवन होती है और प्रोडक्ट्स की भी गिवन होती है, लाइक दिस H2 प्लस Cl2 गिव्स यू 2HCl। ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, इसकी बॉन्ड एनर्जी भी दे दी, इसकी भी दे दी, इसकी भी दे दी, तो बताइए कि ओवरऑल एंथैल्पी क्या होगी इसकी, लाइक दिस। ये क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। कंबशन के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारे पास इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम सबसे ज्यादा वास्ट चैप्टर है और इसमें जरूरी नहीं है कि आप सारा ही चैप्टर करके जाओ। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो कौन कौन सी हैं, एक है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम और एक है आपका आयोनिक इक्विलिब्रियम। है तो 2 ही पार्ट इस चैप्टर के, केमिकल एंड आयोनिक, लेकिन इसके अंदर ही बहुत ज्यादा पूछा गया है, बड़ा फास्ट सिलेबस है अंदर। तो देखिए, अगर बात आप केमिकल इक्विलिब्रियम की करो ना, तो इसके अंदर क्या है, सिंपल पूछ लिया जाता है, कोई रिएक्शन दे दी है इक्विलिब्रियम के अंदर और पूछ लिया जाता है कि बताइए अगर हम इस रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा, या फिर कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब इसके अंदर हमारा ली-चैटलियर प्रिंसिपल आता है जो इंपॉर्टेंट है। तो ली-चैटलियर प्रिंसिपल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो जरूर कर लेना आप, क्योंकि ली-चैटलियर प्रिंसिपल केमिकल इक्विलिब्रियम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। उसके अलावा बात आती है आयनिक इक्विलिब्रियम की। तो आयनिक इक्विलिब्रियम के भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चंस आते हैं। एक तो आपको आ जाता है आयनिक प्रोडक्ट में से, ये सारे देखिए न्यूमेरिकल्स हैं, जो मैं आयनिक इक्विलिब्रियम की बात कर रही हूं तो इसके अंदर से न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम में थ्योरेटिकल पोर्शन भी आ सकता है। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में आयनिक प्रोडक्ट में और सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट बहुत पूछा जाता है। ऑलमोस्ट हर पेपर में मैंने देखा है ये सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट पूछा गया है, KSP वैल्यूज कैसे निकालनी है। आई होप सबको पता होगा ये सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट हो गया। उसके अलावा आप इसके अंदर कर सकते हो कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट हो सकता है, बफर सॉल्यूशन हो सकता है, बफर एक्शन हो सकता है, बफर सॉल्यूशन या फिर बफर एक्शन, ये सब कुछ चीजें जो हैं वो आपकी इक्विलिब्रियम के अंदर पूछी जा सकती है। और न्यूमेरिकल ज्यादा जो आएंगे वो ये आपकी पीएच के ऊपर आएंगे। पीएच क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पता है हमें, तो पीएच के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं इसके अंदर। तो इक्विलिब्रियम में जो मेन आपने करके जाना है वो एक तो हो गई पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो गया, और उसके अलावा आयनिक प्रोडक्ट हो गया,
उसके अलावा कॉमन आयन इफेक्ट के क्वेश्चंस हो गए, बफर एक्शन के क्वेश्चंस हो गए, और केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करें तो ली चटलियर प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये जो आज यहाँ पे हमने फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनके अंदर से चांसेस मैक्सिमम होते हैं एग्जाम्स में क्वेश्चन आने के। तो ये था मेरा आज फिजिकल केमिस्ट्री का एनालिसिस। नेक्स्ट वीडियोस में हम ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एनालिसिस भी करेंगे। होप सो आपको कुछ हेल्प हुई हो इस वीडियो से। तो हमारे यहाँ पे रेगुलर क्लासेस भी चल रही हैं, रेगुलर लाइव क्लासेस, जिसकी अपडेट पाने के लिए आप स्क्रीन पे दिखाए गए नंबर के ऊपर आप कॉल करके देख सकते हो या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो। उसके अलावा हमारा बैच भी शुरू हो रहा है 25 फेब से, तो उसे ज्वाइन करने के लिए भी आप उसी नंबर पे, सेम नंबर पे कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक्स।